ओके, सो प्रीवियसली हम लोगों ने अपनी ES5 को कंप्लीट कर लिया था और राइट नाउ ES6 को स्टार्ट करना है। सही है। ES का मतलब क्या है? ECMA स्क्रिप्ट। सही है। ये बेसिकली एक किस्म का आप समझ ले सकते हो वर्जन है, स्टैंडर्ड है। सही है। ES5 जो थी उसका एक और नाम है जिसको कहते हैं वनीला जेस। तो और आपको कोई बोले कि वनीला जेस आती है तो बोल देना हाँ भाई आती है। ES5 का दूसरा नाम है। एक बार इंटरव्यू में ये सवाल भी हो चुका है मेरे साथ, ना वनीला जेस ये नहीं आती भाई मेरे को। ये भी होता है कि कहते बता रहा हूँ, ऐसा होता है। वो अलग है, वो आएगा वक्त, बताऊँगा वक्त आएगा, मेरे को पता है तुम्हें आता है। अच्छा बहरहाल, तो भाई अब हम ES6 पढ़ रहे हैं। राइट नाउ आई गेस ES13 तक आ चुकी है या 14 तक आ चुकी है। तो ES6 पढ़ रहे क्यों है भाई? तो रिएक्ट पढ़ने से पहले आपको मिनिमम ES6 आनी चाहिए, अदरवाइज आपको रिएक्ट समझ नहीं आएगी, बढ़ जाएगी बिल्कुल। सही है। ES5 इज़ नॉट इनफ फॉर स्टडिंग रिएक्ट। तो हम इन चीज़ों को थोड़ा सा देखेंगे, यानी कोड से ज़्यादा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ES6 में ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू ES5। तो शुरू करते हैं भाई। 13 या 14 चल रही है। मैंने लास्ट टाइम 13 देखी थी मैंने। अच्छा यार, छोटे छोटे कुछ नए कोई भी नई चीज़ इंट्रोड्यूस कराते उसको नया वर्जन बना के बोल देते हैं बस। अच्छा भाई, हमने पहले पढ़ा था वार। मैंने मिसाल के तौर पे कह दिया STD नेम उसामा। सही है। अब मुझे आप लोग में से किसी के भी कोड में वार नज़र नहीं आना चाहिए। अब दो चीज़ें यूज़ होंगी, लेट और कॉन्स्ट। सही हो गया। तो हाँ भूल जा। अच्छा ना, अच्छा अभी रुको तो सही, अभी बहुत सारी चीज़ें आएंगी आपको ES5 फिर खुद ब खुद याद रखनी पड़ेगी। बताऊंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो। तो भाई आपके पास पहला सवाल ये है कि वार, लेट और कॉन्स्ट में डिफरेंस क्या है, जो कि मोस्ट कॉमनली इंटरव्यूज में पूछा जाता है। सही है। अच्छा चलो अब बात कर लेते हैं कि इस पर डिफरेंस क्या है। सही है। स्कोप्स का मतलब पता है क्या होता है? देखो, आप कोई भी एक करली ब्रेसेस बनाते हो, अब वट एवर वो किसी फंक्शन का है या किसी क्लास का है, उस ब्रेसेस को यानी करली ब्रेसेस के अंदर जितना भी है उसका स्कोप है। अब मिसाल के तौर पे आपने उस ब्रेसेस से बाहर नहीं लिखा हुआ तो दैट मीन्स वो क्या है, ग्लोबली है, यानी उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। और अगर वो उसके अंदर तो ब्लॉक स्कोप है, दैट मीन्स वो उस ब्लॉक के अंदर एक्सेसिबल है, यानी जो करली ब्रेसेस है इसके अंदर जितना एरिया आ रहा है आप उसको क्या कह रहे हो, ब्लॉक है। सही है, ये चीज़ समझ आती है। अच्छा अब अगर मैं लेट की बात करूं तो ये सेंसिटिव है। कैसे? आज जो बात कर लें थोड़ी सी। मैंने कहा लेट STD नेम इक्वल्स टू उसामा। सही है। कंसोल करते हैं इसको पहले। CLG मैंने कहा STD नेम। अच्छा लाइव सर्वर ऑन नहीं किया मैंने, सॉरी। अभी बहुत सारे लोगों को मेरा इंटरव्यू याद आएगा। उसामा आ गया। अच्छा अब इसी के कंपैरेटिवली हम साथ में वार को भी ओपन कर देते हैं। सही है। सो आई गेस कोई स्पेलिंग में मिस्टेक। अच्छा वो ओपन ही नहीं किया मैंने। उसामा आ गया, पहली चीज़ हो गई। अच्छा अब अगर मैं दोबारा से इस तरीके से लिखूँ ना, आ गया।
पहला डिफरेंस आ गया। लेट दोबारा से रीडिक्लेयर नहीं हो सकता। डिक्लेरेशन में फर्क समझ आया? यानी आप री असाइन कर सकते हो, रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। पहला डिफरेंस क्लियर है? रीअसाइनमेंट और रीडिक्लेरेशन का फर्क समझ आया? पहला डिफरेंस हो गया। अच्छा, ओके। उसके बाद दूसरा, इसको मैं कमेंट करता हूं और को जरा सबर करो। अच्छा, एसटीडी नेम मैंने बनाया, मैंने कंसोल लॉग पहले किया, नेम को बाद में लिखा, अनडिफाइंड। चलो एरर तो दिया ना। देखो, जब मैंने वेरिएबल को बनाने से पहले ही कंसोल करवा दिया, उसने क्या दिया? एरर तो नहीं दिया ना, अनडिफाइंड दिया ना भाई। यहाँ पर क्या बोल रहा है? दूसरी चीज हो गई। अब बात कर लेते हैं कॉन्स्ट की, फिर स्कोप्स बनाऊंगा, फिर और मजीद डेप्थ में जाऊंगा। ये दो चीज़ें, सिंपल सी चीज़ें समझ आ गई। अच्छा, अब बात करता हूँ कॉन्स्ट की। मैंने एक कॉन्स्ट बनाया, मैंने कहा बिल्कुल सेम ये बनाऊंगा, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। कॉन्स्ट में ना आप रीअसाइन कर सकते हो ना रीडिक्लेयर कर सकते हो। कांस्टेंट का मतलब ही क्या है? ये कभी चीज़ चेंज हो सकती, तो ना उसमें कभी रीअसाइनमेंट होगी ना कभी रीडिक्लेरेशन होगी। ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गए? क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं भाई। स्कोप्स का कॉन्सेप्ट समझ आया? कि जो चीज़ उसके ब्रैकेट्स के अंदर है वो एक्सेसिबल है, जो उसके बाहर है वो उससे बाहर एक्सेस नहीं हो पाएगी। मैंने अगर यहाँ पर CLG लिखा मिसाल के तौर पे और मैंने अब हेलो किया, देखो पहला वाला आ गया, दूसरे पे वो एरर दे रहा है। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया किसका? स्कोप्स का। अच्छा, अब अगर यही हेलो मैं यहाँ पर बाहर बनाता, दोनों के लिए एक्सेसिबल हो गया, सही है? तो मैं इसको लेट भी कर देता हूँ, सही है? अच्छा, वो तो स्कोप्स का मसला नहीं है सच कोई ख़ास, सही है? तो दैट मीन्स वो जो चीज़ जिस स्कोप में बनी हुई होगी उसके अंदर एक्सेसिबल है, उसके बाद एक्सेसिबल नहीं है। अच्छा, ये चीज़ समझ आती सबको? अच्छा,
क्या हो गया, कमेंट नहीं हुआ अब तक ये? अच्छा हो गया, हो गया। बल्कि एक काम करते हैं, यही वाला फंक्शन यूज़ करते हैं यार, सही काम आएगा। ये हमने क्या किया, फंक्शन को डिफाइन किया, ये क्या किया है? मैं काम करता हूँ, कंट्रोल एक्स करता हूँ, इसको ले आता हूँ ऊपर। अरे यार हेलो क्यों ऐसा हो जा भाई, चल गया। उसूली तौर पे तो गलत हुआ है भाई, यानी पहले हम फंक्शन डिफाइन करते हैं फिर कॉल करते हैं, ये तो मैंने कॉल कर दिया पहले। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं होस्टिंग। होस्टिंग सही है। अब होता क्या है कि जितनी भी चीज़ें फंक्शन के कीवर्ड से बनी हुई, जावास्क्रिप्ट क्या करता है, उसको रेंडर करने से पहले बिल्कुल टॉप पे लेके जाता है, उसके बाद बाकी चीज़ों को रेंडर करता है। सही हो गया, लेकिन दिस वाज अ बग। नेचर है भाई, नेचर है। अब आगे सुनो तो सही, सुनो तो सही। बेसिकली इट वाज अ बग जो कि ES5 में था। यानी भाई ये गलत प्रैक्टिस है कि मैंने फंक्शन को डिफाइन नहीं किया, पहले कॉल कर दिया, ऐसे कैसे भाई? तो इस चीज़ को आपके एरो फंक्शन से सही किया गया था। यानी ES6 में ये एरो फंक्शन इंट्रोड्यूस ही इसीलिए करवाए गए थे ताकि इस चीज़ को ओवरराइड किया जा सके। लोग बोलते हैं कि होस्टिंग एक कॉन्सेप्ट है, नहीं, होस्टिंग वाज अ बग जो रिजॉल्व किया गया। अच्छा जी, कैसे बनेगा भाई? अब यही सेम डेमो फंक्शन मैं आपको बना के दिखाता हूँ, किसके ज़रिए? एरो फंक्शन के ज़रिए। ये बेसिकली करता है कि जितने भी कीवर्ड्स फंक्शन से बने होते हैं ना, ये उनको बिल्कुल टॉप पे लेके आता है कि पहले ये रेंडर होंगे, बाद में दूसरी चीज़ें रेंडर होंगी। तो ऑटोमेटिकली फंक्शन की डेफिनेशन कहाँ पे चलेगी? टॉप पे। लेकिन अगर यही चीज़ मैं एरो फंक्शन से करूँ, नहीं चलेगी अभी भी। तो इस बग को हमने रिजॉल्व किया। अब आ जाओ एरो फंक्शन देख लेते हैं भाई इसी बहाने। अब यही डेमो फंक्शन मैं एरो से बना के दिखाता हूँ। बोल भाई। लाइन बाय लाइन कोड रीड करता आएगा, फिर उसको ऊपर लेके गया, उसको तो फिर एंड में जाने दो ना, तो बड़ा मसला हो जाएगा सर। तो वही मसला रिजॉल्व कर रहा हूँ ना। अच्छा, वही मसला तो रिजॉल्व कर रहा हूँ। अच्छा भाई, आप थोड़ा देख लो इस चीज़ को। आप बेसिकली क्या करोगे, एरो फंक्शन बनाना ना, हमने राउंड ब्रैकेट्स लगाए, ये लगाया, ये बन गया एरो फंक्शन। यानी आपने फंक्शन कीवर्ड की जगह पर ये क्या किया, ब्रैकेट्स बना दिया आपने बिल्कुल। और यानी फंक्शन को रिप्लेस किसने किया है? एरो ने। एरो ने, ऐसे ही। अच्छा, मैंने कर दिया CLG हेलो, सही है। अब राइट नाउ इसको तो मैंने कोई नाम दिया ही नहीं भाई, किसी तरीके से कॉल भी तो करना पड़ेगा। तो मैं इसको कॉल करने के लिए क्या करूँगा, इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर दूंगा। मैंने कह दिया कॉन्स्ट डेमो इक्वल्स टू दिस, ये आपका एरो फंक्शन बन गया। सही है, ये चीज़ समझ आती है? अच्छा, हमने भी थोड़ी देर पहले देखा था कि जो चीज़ मैंने डिफाइन नहीं की हुई मैं उसको पहले कॉल कर ही नहीं सकता। तो इसी वजह से अब देखना ज़रा, मैंने कहा डेमो, सॉरी यार क्या कर रहे हो सामा, ये देखो चला। अरे यार कंसोल लॉग में क्यों लगा रहा हूँ, बगैर उसके लगाना चाहिए मेरे को, पता नहीं क्या हो गया। हेलो चल गया, लेकिन इसी को मैं उठा के अगर रीज़न वॉस उसके साथ कॉस्ट लगा हुआ है, तो होस्टिंग का जो प्रॉब्लम था हमने वो रिजॉल्व किया। अब जब हमारी प्रैक्टिस ही ये होगी कि हम पहले डिफाइन करेंगे देन कॉल करेंगे, ऑटोमेटिकली कोड बेटर हुआ, अप्रोच बेटर हुई। लगा ले भाई, खुश हो जाइए, ले बस। लेकिन एरर को थोड़ा सा पढ़ो, तुम्हें एरर की टाइप में भी फर्क नजर आएगा तुम्हें। यानी नॉट अ फंक्शन, तो मैटर क्या है?
सही हो गया, पहली चीज़ क्लियर हुई, होस्टिंग क्लियर हो गई। अच्छा, हमने भी कुछ देर पहले फंक्शन बनाया था, बल्कि कुछ सेकंड पहले बनाया था, देर तो नहीं कहूँगा। ऑन हो जाए। हो गया या हो रही? हुई? अच्छा भाई, अब देखो एक ये फंक्शन है हमारे पास सिंपल, मैंने क्या किया, राउंड ब्रैकेट्स में रैप किया और आगे सिंबल खाली ये लिखा, फंक्शन खुद ही कॉल हो गया। इसको क्या कहते हैं? आईफीज, इमीडिएट इन्वोक फंक्शन। दिखाता हूँ, बहुत लंबा नाम है, मेरे खुद को भी याद होता। सही है, वो फंक्शन जो खुद बना और फौरन से कॉल भी हो गया। मसलन आप एक वेब पे गए, आपको ज़्यादा साथ एपीआई हिट करनी है ना भाई, तभी डेटा आएगा ना, आगे काम हुआ। ये नहीं मैं चाह रहा हूँ बस कुछ भी ना हो, ये फटाफट ही फंक्शन कॉल हो, एपीआई हिट गया आपने। किसी भी चीज़ में मैंने कहा कि मिसाल के तौर पे कोई यूज़र उस पेज पे जा रहा है तो पहले मैं चेक करूँ कि आया वो लॉगिन हुआ हुआ या नहीं हुआ हुआ। वो चेकर फंक्शन मैंने एक आईफीज के अंदर डाल दिया, मैंने कॉल होगा। यानी विदाउट एनी एक्शन मैं चाहता हूँ कोई फंक्शन कॉल हो बस, यानी इस जैसी चीज़ हो पहला काम ये हो। सही हो गया? ये चीज़ समझ आती है? अच्छा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम क्लियर है? अच्छा यार, हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसको आप कहते हो सेट टाइम आउट। क्या होता है? सेट टाइम आउट। ये भाई साहब हमें क्या कह रहे हैं कि भाई आपने जो काम करना है वो दो और कितने टाइम बाद करना है वो बताओ। सही है? और उसके साथ मुझे टाइम दे दो कि भाई इतने टाइम बाद ये काम करो। सही है? सिंपल सा काम ये है ना। हम ऐसे करते हैं कि हम अपना ये कंसोल लॉग वाला जो डेमो वाला हमारा था, हम इस फंक्शन को ओपन कर लेते हैं अपने। सही है? मैंने कहा डेमो वाला फंक्शन चलाओ,
कितनी देर बाद? 3 सेकंड्स बाद। 3000 का मतलब मिली सेकंड में वैल्यू देते ना। अब देखो सही हो गया। सेट टाइम आउट का फंक्शन पता लगा। अच्छा, अभी और भी बहुत कुछ बताता हूँ। जब आप किसी एक फंक्शन को दूसरा फंक्शन एज अ पैरामीटर दो, कॉल बैक कहलाएगा। सही हो गया। जब आप किसी एक फंक्शन को कोई दूसरा फंक्शन एज अ पैरामीटर दो, बेटा शायरी सुनाऊंगा तेरे को मैं भी थोड़ी देर में, देख क्या होता है तेरे साथ। जब आप किसी एक फंक्शन को कोई दूसरा फंक्शन एज अ पैरामीटर दे रहे हो, पैरामीटर का वर्ड यूज कर रहा हूं, क्या कहलाएगा? कॉल बैक। यानी वो खुद को कॉल करे। इसी से पता लग रहा हो कि भाई 3 सेकंड बाद वो खुद को कॉल करेगा। ऐसे ही बहुत सारे कॉल बैक्स आपके पास आते रहेंगे। कॉल बैक समझ आ गया? तो देखो जिस तरीके से मैंने ये डेमो बनाया हुआ था, अगर मैं सवारी एक डुप्लीकेट बनाता हूँ उसका, मैं इसकी जगह पर डायरेक्ट अगर ये पूरे का पूरा ही कॉपी करके यहां पर रख दूं तो नॉर्मली तौर पे आप लोग कॉल बैक कुछ इस तरीके से देखोगे। सही हो गया? ये चीज समझ आती है? हाँ, कॉपी पेस्ट किया। अच्छा, अब कुछ चीजें एरो फंक्शन के बारे में देख लेते हैं। मेरे पास ये एरो फंक्शन था, सही है। आपको जब वन लाइन में काम करना है ना, डायरेक्ट लिखो, कोई कर्ली ब्रेसेस लगाने की जरूरत नहीं है। सही हो गया? ये चीज समझ आती है? इसमें कोई प्रॉब्लम? अच्छा, मैंने मिसाल के तौर पे कहा कि मैं यहां पर पास कर रहा हूं सामा, और मुझे पता है कि एक ही पैरामीटर है, आपको ये लगाने की भी जरूरत नहीं है। सही हो गया? सही हो गया? यहां तक चीज समझ आती है? कोई परेशानी? अच्छा, ये चीज सही है, क्लियर है? अच्छा, अब नॉर्मली तौर पर आप लोग दो स्ट्रिंग्स को किस तरीके से मिलाते थे? प्लस वगैरह करके। मिसाल के तौर पे अगर मैं ये लगाऊं प्लस, सही है। अच्छा, मैं इसको यहाँ पर इसी तरीके से 2 पैरामीटर्स वाला बना के दिखाता हूँ फंक्शन में। मैंने कंट्रोल C किया, कंट्रोल V किया, उसको बंद कर देता हूँ, इसको भी बंद कर देता हूँ। डेमो मैंने लिखा उसामा और 24, सही है। अब 2 पैरामीटर्स है तो दैट मीन्स मुझे यहाँ पर कॉमा लगा के एज करना पड़ेगा, इस तरीके से करना पड़ेगा, सही है। मैंने कहा हेलो माय नेम इज दिस प्लस प्लस एंड माय एज इज ठीक है। देखो मैंने किया क्या, फंक्शन को 2 पैरामीटर दिए, एक में नेम, दूसरे में एज। फंक्शन में जो जारी बात है, जो पहले नंबर पे चीज़ आ रही है दैट मीन्स वो उसमें नेम की वैल्यू आ रही है, जो दूसरे नंबर पे आ रही है उसमें एज की वैल्यू आ रही है। तो मैंने खाली कंसोल में क्या किया, कॉन्कैटिनेशन करवा दी। मैंने लिखा भाई हेलो माय नेम इज, फिर नेम वाले वेरिएबल में जो चीज़ आ रही है वो डालो, देन प्लस करो एंड माय एज इज, फिर एज वाली जो वैल्यू आ रही है वो डालो। ये चीज़ समझ आती है सबको? अब इमेजिन करो कि मिसाल के तौर पे 50 किस्म की वैल्यूज़ हैं, तो क्या बार बार प्लस करते रहोगे क्या? सही है। इस चीज़ से हम लोग जान छुड़ाएंगे। कैसे छुड़ाएंगे आ जाओ देखते हैं अभी।
कंट्रोल सी किया, कमिट कर दिया ताकि एक कॉपी रहे आप लोगों के पास, कंट्रोल वी किया। आपके पास एक चीज़ होती है, इसको कहते हो बैक टिक्स, ये आपके टैब के ऊपर होती है, टैब के ऊपर 1 के लेफ्ट पे। सही है? आप सिंपली करोगे क्या कि मैं इसको पूरा रिमूव कर लेता हूँ ताकि मैं सिंपल तौर पे लिख सकूँ उसको। सही है? बैक टिक्स आपने लगाए, अब सिंपल लिखो बस, हेलो माय नेम इज़। अब जब आपने वेरिएबल लिखना है ना, कोई डॉलर का साइन लगाओगे, करली ब्रेसेस लगाओगे, नेम Osama and my age is sign हो गया काम। अच्छा, अब एक और इस अप्रोच का एक फ़ायदा बताता हूँ आपको मैं, कि मिसाल के तौर पे आपने ये लिखा हुआ था, अगर आप यहाँ पर इंटर प्रेस करोगे एरर दे देगा ये। सही है? एरर आ गया, लेकिन मैं यहाँ पर जिस तरीके से फॉर्मेट करना चाहूँ मैं फॉर्मेट कर सकता हूँ, आउटपुट भी उसी तरीके से आएगा। दैट मीन्स वो जो एस्केप सीक्वेंसेस थी, वो /r था, /t था, वो सब इसने एलिमिनेट कर दिया। आपके लिए मामला क्लियर? सही हो गया? ये चीज़ समझ आती है भाई? यहाँ तक क्लियर है भाई या नहीं? आगे बढ़े। थोड़ी देर पहले कॉल बैक देखा था, क्या था कॉल बैक? अच्छा, सही बोला, बिल्कुल बेहतरीन बोला। मैंने एक और मिसाल के तौर पे एक और फंक्शन बनाता हूँ, कॉन्स्ट एनी फंक के नाम से कोई भी बना दिया मैंने। ठीक है? और मैंने लेट इज इक्वल्स टू 10 कॉन्स्ट न्यू फंक CLG हेलो। आउटपुट आया नहीं, रीज़न हमने मेन फंक्शन चलाया ही नहीं। अच्छा, मैंने कहा एनी फंक चला। अब हुआ क्या है, एक कॉन्सेप्ट को समझो कि जब आप किसी फंक्शन के पैरामीटर में दूसरा फंक्शन दे रहे हो, क्या है? कॉल बैक। एक फंक्शन के अंदर आपने नया फंक्शन बनाया और उसी फंक्शन के अंदर उसको कॉल भी किया, क्लोजर है। नहीं समझ आया ना? पता था मेरे को। पहले आप क्या कर रहे थे, एक फंक्शन को एज अ पैरामीटर के तौर पे दे रहे थे। सही हो गया? अब क्या कर रहे हो, फंक्शन को बना रहे भी तो फंक्शन के अंदर ही हो और अंदर ही कॉल कर रहे हो। सही है? अब फर्क कहां पर आता है, अब ये समझाता हूं। कॉल बैक आपने दिया, कॉल बैक को आप उस फंक्शन के बाहर यूज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कर सकते हो ना भाई। डेमो का फंक्शन मैंने बाहर बनाया हुआ था, अंदर देर था, 50 और जगह पे दे दूंगा, इसमें क्या है। लेकिन जो क्लोजर को मैंने अंदर बनाया उसको क्या मैं यूज कर सकता हूं? क्यों? इस फंक्शन की बाउंड्री ही इस फंक्शन के अंदर है। नहीं समझ आ रही? समझाता हूँ दोबारा। मार कर गए यार, ओ भाई क्या दबा दिया मैंने। देखो ये डेमो फंक्शन था एक, ये बाहर था, मैंने यहाँ पर भी यूज किया हुआ है, यहाँ पर भी यूज किया हुआ है। कॉल बैक मल्टीपल जगहों पे यूज होना पॉसिबल है कि नहीं? वो भी है। अब आप खुद देखो, ये फंक्शन जब मैंने बनाया ही पहली बात इस एरिया के अंदर है, तो ये बात तो कंफर्म है कि इसके बाहर यूज हो ही नहीं सकता। क्यों? ये इसका स्कोप क्या है? ब्लॉक है। ब्लॉक किसकी वजह से हुआ?
कॉन्स की वजह से हुआ, ये प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी? यानी जब आप एक फंक्शन के अंदर एक दूसरे फंक्शन को कॉल करो, क्या कहोगे? सही है? आगे और बात करूँ और भी डिटेल से। हमने ए को एक्सेस कर लिया, तो ये जो ए है, यानी जब आप किसी चाइल्ड फंक्शन से किसी पेरेंट फंक्शन की वैल्यू को एक्सेस कर रहे हो, आप उसे कहोगे इसका लेक्सिकल स्कोप है। लेक्सिकल याद है शायरी? लेक्सिकल लेक्सिकल देखो मैंने क्या किया, ये चाइल्ड फंक्शन था, चाइल्ड से पेरेंट की किसी वेरिएबल को मैंने एक्सेस किया, ये उसका लेक्सिकल स्कोप है। सही हो गया? यही होता है इंटरव्यू में, आपको पता भी होगी चीज़ और आपसे पूछेगा, आप ऊपर से गुजरेगी। यही कर रहा था भाई उस दिन पाशा सवाल। मैंने क्या कहा, देखो ये पेरेंट फंक्शन है, ये उसका क्या है? चाइल्ड है। सही है? मैंने कहा कि चाइल्ड फंक्शन से पेरेंट फंक्शन की मैं किसी वैल्यू को एक्सेस कर रहा हूँ, उसके लिए लेक्सिकल स्कोप है उसका। बस सही हो गया? सही हो गया? मजा आया? अच्छा। कौन सा? बाहर हो उसका, वो तो फिर ग्लोबली एक्सेसिबल हो गया ना, वो तो ग्लोबल स्कोपिक हो गया ना, यानी क्लोजर से रिलेट कर रही है प्रॉपर्टी। भाई देखो ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये तकरीबन चीज़ें आपके इंटरव्यूज़ में आपसे पूछी जाती हैं, ऐसे शायद ही किसी को ज़िंदगी में भी याद आ रही हुई है, क्योंकि जब तुम कोड कर रहे हो तुम्हारा को बोला कि बाहर में गया स्कोप साइड पे ये काम करने दो बस, लेकिन इंटरव्यू में लाजमी पूछेगा ये, खाम के करेंगे लोग। सही हो गया? अच्छा आगे बढ़े। अच्छा जी, चलो भाई यहाँ पर आ जाओ अभी। अच्छा वेटरनरी ऑपरेटर, इफ एल्स का छोटा वर्जन, या बोले तो प्रोग्रामिंग वाला वर्जन, वो नासा के हैकर लगे हम लोग, इफ एल्स किसी को नजर ही नहीं आए, सबको एक लाइन में हो जाए। सही है? मसलन भाई मिसाल के तौर पे मैंने एक वेरिएबल बनाया, यूज़र इक्वल्स टू उसामा। अबे क्या हो गया, नाम ही सही नहीं लिख पा रहा मैं अपना। अच्छा जी, मैंने कहा कि भाई यूज़र डबल इक्वल्स टू उसामा हो तो सही है। अब ये तो मुझे पता है ट्रू आएगा, तो हमने एक बात की थी कि कंडीशनल स्टेटमेंट चलते हैं किस बेसिस पे? इफ एल्स पे। तो हमने क्या कहा कि अगर ये ट्रू हो तो ये वाला काम, ना हो तो ये वाला काम। सही है? तो मैंने ट्रू पे कहा कंसोल लॉग रिटर्न कर रहा है ना वो। सही हो गया? पहली चीज समझ आई? ये कहानी समझ थे? ये नहीं समझी? अच्छा, अब मुझे नेस्टेड इफ लगाना है इसी के अंदर, टर्नरी के ही अंदर। सही है? मैं इसे ब्लॉक्स में कन्वर्ट कर देता हूँ, जैसे मैं इफ एल्स में करता था, ब्लॉक्स बना रहा हूँ बिल्कुल। सही है? ये हमारा क्या हो गया? इफ एल्स। सही है? मैंने कहा लेट एफ नेम इक्वल्स टू उस्मान। सही है? हम इसको किस में चेक करेंगे? एल्स में।
तो मैं यहाँ पर आया यार, एक तो इसका यार माउस लगा दूँ सही है, ये एल्स की कंडीशन थी ना, मैंने ये लगाया और इसके अंदर मैंने एक और लगाया, मैंने कंडीशन क्या लगाई, एफ नेम डबल इक्वल्स टू उस्मान, ये हो तो दिस अदरवाइज दिस। आना मेरा कोई दूसरा भाई थोड़ी है, क्यों नहीं आया भाई? ओ सॉरी, लॉग नहीं लगाया, सॉरी, सारों को ही आ गई यार, मेरे को ही नहीं आई अब तक। हाँ सही बोल रहा है यार, आज ये अल्लाह खैर करेगा। अभी नहीं आया? हाँ तो सही है ना, सही है ना भाई, अल्लाह के बंदो, इसको मैंने एल्स में लगाया हुआ है ना, ट्रू होने पे ये चेक करेगा, एल्स पे ये चेक करेगा। तो मैं अगर यहाँ पर ये वाला उसामा कर देता हूँ, अब सही है, सही हो गया, नेस्टेड एफ एल्स हो गया, टर्नरी भी हो गया, गुड। अरे दो चार चीज़ें रहेगी भाई, अब इफ ये 6 पूरी होगी, अगली क्लास में रेड शुरू करूँगा, गारंटेड है। भाई यार इतने सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट है, क्या है इसमें? वीडियो बना रहा तू यार, मैं बताऊँ मेनली तौर पे बात बताऊँ, मैं इतना जल्दी क्यों कर रहा हूँ इसके लिए, मैं ये चाह रहा हूँ कि जब रिएक्ट को मैं यूज़ करूँ, तुम लोग यूज़ करना शुरू करो, ऐसे ये देखते रहोगे कोई फ़ायदा नहीं है, भूल जाओगे। एटलीस्ट रिएक्ट शुरू होगी, इसको बार बार एरो फंक्शन बनाओगे, बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी आप लोग की। तो काम ही समझने से नहीं आएगी बात, हकीकत बता रहा हूँ, काम नहीं करोगे कभी समझ नहीं आएगी चीज़। तो इसी बात पर अच्छा भाई, हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, मैंने कहा नेम उसामा, एफ नेम उस्मान, सही है, मैंने क्रिएट किया। अब एक चीज़ देखो कि मैंने कहा CLG, अब मुझे अगर उसामा की वैल्यू एक्सेस करनी है, नहीं नेम करनी, कैसे एक्सेस करूँगा मैं? मैंने कहा obj1 डॉट नेम आ गया। अब इमेजिन करो कि अगर 50 नेम इस तरीके से एट्रीब्यूट्स है, तो फिर क्या obj1 डॉट नेम obj डॉट एफ नेम ऐसे करोगे? इस चीज़ को भी जावा ES6 ने रिड्यूस किया है। कैसे किया? अब ये देखो, आपने कहा कॉन्स्ट एरे इक्वल्स टू obj1, यहाँ पे लिख दोगे नेम एफ नेम। अब आपको obj1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, नेम लिखो। क्यों नहीं आया भाई? अरे यार सॉरी, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्शन कर रहा हूँ ना यार, आ गया। इसको क्या कहते हैं? देखो राइट नाउ ये स्ट्रक्चर हुआ था, मैंने उसको डी स्ट्रक्चर किया, उसको तोड़ दिया मैंने। पहले मिसाल के तौर पे हम लोग क्या करते थे, नेम के वेरिएबल में एक वैल्यू पड़ी हुई है, फादर नेम की एक वेरिएबल वैल्यू पड़ी हुई है, तो हम उसको क्या करते थे, इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर कर देते थे। ऐसा ही है कि नहीं, राइट नाउ ये जो एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर दो वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर पड़ी हुई है, हमने उसको क्या किया, डी स्ट्रक्चर किया। मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट के अंदर जो वैल्यूज हैं उसको बाहर निकाल दो, अलग कर दो, किसमें, नेम के और एफ नेम के वेरिएबल के अंदर। आगे तो बार बार मुझे obj1 खामखा बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, ये BS6 की एक मेथोडोलॉजी है बस। सही हो गया? हाँ पता है मुझे, बिजनेस कॉल आई। अच्छा जी यार, चलो एक सवाल है, दोबारा अंदर कर लो।
अच्छा भाई ये देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ देखो, मैंने कहा कि याद है, मैं एग्जांपल सोच रहा हूँ। सही है। एक एरे को दूसरे एरे में कॉपी किस तरीके से करते थे यार? प्रोग्रामेटिकली तौर पे बोल रहा हूँ, एक एरे की वैल्यू आप दूसरे एरे में कैसे कॉपी करोगे आप? स्प्लिट से कहाँ से करेगा भाई? सही बोल रही लड़कियाँ यार, क्या हो गया? देखो, women is always right। अच्छा, अब ये देखो भाई, मैंने कहा कॉन्स्ट ARR 1, 2, 3, 4, सही है। मैंने कहा कॉन्स्ट ARR 1, सही है। अब देखना, एरे 1 के अंदर एरे 2 की वैल्यू कॉपी हो गई। इसको क्या कहते हैं? स्प्रेड ऑपरेटर्स। सही हो गया। यार स्प्रेड हो गया, रेस्ट होने तो बस। रेस्ट के देखो, रेस्ट के बाद रेस्ट इन पीस होगा ना यार। एक छोटा सा डिफरेंस है खाली, कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। हाँ, अबे लड़कियां बोलती थी, इनका काम है बोलना ये चीज। अच्छा देखो, अब मिसाल के तौर पे, अब लेट सपोज देखो, हम चाह रहे हैं ना कि मिसाल के तौर पे एक एरे में आपको कॉमनली इसी तरीके से बोलेगा कि एक एरे में कोई वैल्यू पड़ी भी है। ये मैंने स्प्रेड ऑपरेटर क्यों करवाया है? मोस्टली इंटरव्यू में आपको बोलेगा कि आप कोई मेथड यूज़ नहीं करोगे, यानी ना स्लैश यूज़ करोगे, ना भाई साहब कोई भी स्प्लिट वगैरह कुछ यूज़ नहीं करोगे। कोई मेथड यूज़ किया मैंने? यानी प्रोग्रामेटिकली तौर पे उसको इम्प्लीमेंट करके दिखाओ। दिस इज द वे टू डू इट। हमारे लोग फंस जाते, स्लैश तो यूज़ करने से मना है, ये कैसे करूँगा, ये लो हो गया। अब मिसाल के तौर पर मैंने कहा एक एरे के अंदर पहले से कुछ वैल्यूज़ थी, आप कोई नई वैल्यूज़ इंसर्ट करो। मैंने कहा 1, 2, 3, 4, आ गई। यानी इस एरे की भी वैल्यू रही और दूसरे वाले की भी डाल दी। मैं कहता हूँ इसके बाद भी डालो 8,9,9, 0, ये लो आ गई। इसमें क्या, मैंने कोई मेथड भी यूज़ नहीं किया, सेंटर में वैल्यू डाल के दिखा दी। सही है। चप अच्छा देखो, एरो फंक्शन है, मैंने कहा हेलो 1, 2, और मिसाल के तौर पे मैं रिटर्न में क्या कर रहा हूँ यार, बल्कि नहीं कंसोल लॉक करवा रहा हूँ। हाँ बल्ले, मैं नहीं थकता। A, B करवा रहा हूँ मैं। यहाँ पर मैंने इसको एज अ पैरामीटर A, B दे दिया मैंने, 1, 2 आ गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि जितने पैरामीटर दूँ, पैरामीटर मेरे डायनेमिक होने चाहिए। मिसाल के तौर पे लेट सपोज मैं यहाँ पर 2 मिनट ही करके दिखाता हूँ। मैं राइट नाउ यहाँ पर रिटर्न करवा रहा हूँ A + B, सही है। तो उसको सारी बातें किसी वेरिएबल में भी डालना पड़ेगा। मैं कॉन्स्ट सम इक्वल टू दिस CLG सम 3 आ गया, सही है। मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको जितनी वैल्यूज दूँ उन सब का सम करके दे मेरे को, खुद बढ़ते जाए। यानी मैंने कहा 3, 4, 5, 6 या वट एवर जितनी भी वैल्यूज दी हैं,
उन सबका सम करके दे मेरे को, सही है। इस वक्त आपका काम आएगा रेस्ट ऑपरेटर। अब देखो मैंने CLG किया और मैं देखता हूँ रेस्ट ओपी में आ रहा क्या है बेसिकली मेरे पास। तो आप देखो पहली दूसरी वैल्यू के अलावा जितना कुछ था किसमें आया है, रेस्ट ऑपरेटर में। अब हम एरे करके उसको सम तो करवा सकते हैं ना भाई, कि नहीं, सही है। तो अब भले उस एरे में 50 वैल्यूज भेजूं या 60 भेजूं, वो क्या करेगा, सबको 1 बाय 1 सम करता जाएगा। तो अब सवाल यह पैदा होता है रेस्ट ऑपरेटर और स्प्रेड ऑपरेटर में फ़र्क क्या है। जब आप किसी फंक्शन के अंदर एज अ पैरामीटर इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ को एक्सेस करना चाहते हो आप, वो रेस्ट ऑपरेटर है। और जब आप नॉर्मली एक्सेस कर रहे हो स्प्रेड ऑपरेटर है। सही हो गया।